संस्कार और आदर की होनी चाहिए, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। इसलिए हमें कोई भी बात बोलने के पहले सोच विचार लेना चाहिए, ताकि हमारी कोई ऐसी बात किसी के दिल को ठेस न पहुंचा सके। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में और साथ ही थेल्स प्रमेय के बारे में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुजों की समरूपता और साथ ही थेल्स प्रमेय। इसे पढ़ने के बाद आप प्रश्नावली 6.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे। तो यहाँ सबसे पहले समझिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब? यदि पहला उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं का अनुपात समान होता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो यहां समझिए। अर्थात चलिए हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। यहां ऐसे इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी और इसका नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर। तो कोण ए जो है मान लेते हैं कि हमारा 70 डिग्री है, कोण बी जो है इसको हम 60 डिग्री मान लेते हैं और इसको हम 50 डिग्री मान लेते हैं, और यहां भी मान लेते हैं हम 70 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री। यह लिखेंगे कि कोण ए बराबर, तो ए का संगत कोण कौन है? पी। कोण पी बराबर 70 डिग्री ए है और पी भी हमारा 70 डिग्री है, तो यहां लिख देंगे 70 डिग्री। फिर यहाँ पे कोण बी, तो कोण बी का संगत कोण कौन है? कोण क्यू, कितना? 60 डिग्री। फिर कोण सी है, तो कोण सी का संगत कोण कौन है? कोण आर, कितना? 50 डिग्री। तो यहाँ कहता है क्या कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे संगत कोण बराबर है, साथ ही क्या कह रहे हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। यानी यहां से लेकर यहां तक ए बी है तो लिखेंगे ए बी बटा, फिर यहाँ क्या है? पी क्यू बराबर, फिर यहाँ है बी सी बटा, यहाँ क्या है? क्यू आर बराबर, फिर यहाँ ए सी और यहाँ पे क्या है? पी आर। मान लेते हैं कि अगर यह 3 सेंटीमीटर है ये भी, और इसको हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं होते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे समरूप होने के लिए एक जैसा दिखना चाहिए, भले उनका मापन समान नहीं हो, लेकिन जो दिखने की आकृतियां है, फिगर है, वो तो एक समान होना चाहिए। तो देखने में तो दिख रहा है, लेकिन समरूप होने के लिए कुछ कंडीशन भी तो होने चाहिए। क्या है कंडीशन? तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो संगत कोण बराबर हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे? संगत कोण, ये संगत कोण है। अब यहाँ कहता है कि भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए।
तो ए बी कितना है, ए बी आपका 3 है और पी क्यू क्या है तो 6 है, बी सी क्या है 4 और क्यू आर क्या है 8, ए सी क्या है 5 और पी आर क्या है 10। तो 3 इकाइयां 3, 3 दूना 6, 4 इकाइयां 4, 4 दूना 8, 5 इकाइयां 5, 5 दूना 10। यानी हमारा यहाँ जवाब आ रहा है 1/2, फिर यहाँ 1/2, फिर यहाँ 1/2। तो इनका अनुपात देखिए तो तीनों का बराबर है, क्या है 1:2, इसका भी 1:2, फिर यहाँ भी 1:2, फिर यहाँ भी 1:2। तो यहाँ पे क्या है भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि समरूप में उनकी आकृतियां समान होती हैं लेकिन मापन समान नहीं होता है। जरा ध्यान दीजिए, क्या ए बी जितना है उतना ही पी क्यू है क्या, तो नहीं है, लेकिन इनके भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या है बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर बराबर आ गया। अर्थात हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। समझ में आ रहा है बात? चलिए, ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा से आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध करते हैं और थेल्स प्रमेय में जानते हैं कि क्या क्या मौजूद होता है। ठीक है, अब देखिए थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो चलिए फिगर बना लेते हैं। यह हमारा क्या है त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं ए बी सी। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए भुजा है बी सी, अब इसी के समांतर एक और भी हम भुजा खींच लेंगे, तो भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो कहता है कि यह अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा BC के समांतर इसका नाम ले लीजिए DE, इसका नाम ले लीजिए आप क्या DE। तो दिया गया है ABC में भुजा BC के समांतर भुजा DE खींचा, जो दिए गए अन्य 2 भुजाओं, क्या नाम है AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर काटती है। आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD बटा DB, फिर AE बटा EC। यानी कहता है कि कोई त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींचा गया है, तो त्रिभुज के जो अन्य 2 भुजाएं होते हैं उनको किसी बिंदु पर काटता है तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, अर्थात AD बटा DB और AE बटा EC। तो यहाँ लिखेंगे रचना क्या करेंगे, तो बिंदु D से एक लंब खींच दीजिए यहाँ और बिंदु E से एक लंब खींच दीजिए यहाँ। यानी हम क्या लिखेंगे, तो DP लंब डाला किस पर, AE पर,
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीपी लंब डाला किस पे, एसी पर, तथा फिर ई क्यू मान लीजिए इसको, तो लिखेंगे ई क्यू लंब डाला किस पे, एडी पर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि यू ई क्यू लंब डाला किस पर, एबी पर। समझ में आ रहा है बात? और इनको भी मिला दीजिए, नाम क्या है इसका, डीसी, और फिर इनको भी मिला दीजिए, इसका नाम क्या है, बीई। तो यहां लिखेंगे कि बीई तथा डीसी को मिलाना। समझ में आया? प्रमाण। अब यहां से प्रमाण हम लोग का शुरू होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए डी ई में, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। तो एडीई में हम इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है? तो चलिए 1/2 गुना आधार क्या है, तो आप कहेंगे कि जिस भुजा के ऊपर लंब होता है वही भुजा आधार कहलाता है। यानी एक भुजा है ए डी, आधार है, इसके ऊपर लंब क्या है, तो ई क्यू। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि एक भुजा है ए ई जो आधार के रूप का है, और इसके ऊपर लंब क्या है, डी पी। समझ में आ रहा है? तो दोनों में किसी को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर ही चलते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं आधार क्या है, ए डी, तो ए डी गुना, और लंब क्या है ए डी पर, ई क्यू, ई क्यू। यह हमारा हो गया समीकरण 1। आया समझ में? फिर अब इसी तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं किसका, डी ई बी का, त्रिभुज डी ई बी का। तो 1/2 गुना आधार, अब इसका आधार क्या है, तो हमारा डीबी है, तो यहां लिख देंगे डी बी गुना। और इसमें लंब कहीं दिख रहा है तो नहीं, यहाँ पे ए डी के ऊपर लंब है ई क्यू, या फिर आप कह सकते हैं कि ए बी के ऊपर लंब है ई क्यू। तो यहाँ पे डी ई बी में तो कोई लंब नजर आ ही नहीं रहा है, तो हम लंब किसको मानेंगे, ई क्यू को मानेंगे। तो यहाँ लिख देंगे ई क्यू। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, तो चलिए तुलना करते हैं। यहां है क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल यहां पे क्या है, डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसका जवाब क्या आया है, 1/2 एडीई। तो एडीई का क्षेत्रफल क्या आया है, 1/2 गुना एडी गुना ई क्यू। तो यहां लिख देते हैं एडी गुना ई क्यू बटा, फिर इसका भी 1/2 गुना क्या आया है, डीबी गुना ई क्यू, डीबी गुना ई क्यू। तो ई क्यू से यू क्यू खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, तो क्या बचा, एडी बटा डी बी बचा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई बी बराबर ए डी बटा डी बी। समीकरण कितना हो गया, 3। अब ध्यान दीजिए कि हमने त्रिभुज ने इस साइड चला तो क्या नजर आया, ए डी ई का क्षेत्रफल और डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक इसी प्रकार अब इधर चलेंगे तो क्या नजर आएगा, ए डी
नजर आएगा। तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा, जिस तरीके से आपका DEB हुआ है उसी तरीके से क्या होगा, EDC। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज EDC। तो ध्यान दीजिए, जिस तरीके से आपका ADE और DEB में आया है कि AD बटा DB, उसी तरीके से क्या आएगा, AE बटा EC, AE बटा EC। इस समीकरण क्या हो गया, 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 में आपको क्या नजर आ रहा है, तो क्षेत्रफल ADE, क्षेत्रफल ADE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADB। देख रहे हैं आप, दोनों में है, यहां भी है और यहां भी है। अब इसको तो बराबर करना होगा, तो कैसे करेंगे बराबर, तो यहां लिखेंगे दैट्स रिप्लाई क्षेत्रफल त्रिभुज DEB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज EDC। क्यों होंगे बराबर, क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि, क्यों होंगे, तो ध्यान दीजिए, एक आधार है DE, देख रहे हैं, और इसी आधार पे DEB भी है और इसी आधार पे DEC भी है। तो लिखेंगे क्योंकि एक ही आधार पर बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पे खड़ा होता है तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। इसलिए आप बताइए कि समीकरण 3 और 4 में क्या नजर आ रहा है कि यह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर हो गया, यह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमारा बायां पक्ष यानी यह इसके बराबर है, तो यह इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। और यहाँ देखिए, यही हमको निकालना था जो यहाँ पे हमारा आ गया। तो यही क्या है, यही कंडीशन आपका थेल्स प्रमेय है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर कोई अन्य भुजा खींचा गया हो जो दिए गए दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हैं, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नावली 6.2 में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो थेल्स प्रमेय का यूज करके आप लोग बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये थेल्स प्रमेय आप लोग को समझ में आया होगा, और ये थेल्स प्रमेय वाकई में आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी पूछ लेता है। तो चलिए, हमारे साथ आप लोग हमेशा बने रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिए और दोस्तों के पास तो शेयर जरूर ही करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए